महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन, भंते जी को नमन, आप सभी धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। मेरी सर्विस है दिल्ली में, इसलिए पिछले 35 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। और आज मैं हिंदी में ही बोलूंगी, क्योंकि जो राजस्थानी बहन जी है, पहले सत्र में पूरा टाइम बाहर रही, उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। सारे वक्ताओं ने मराठी में भाषण दिया है। दूसरी बात, जितने भी मराठी गीत गाए हैं, वक्ता ने ये भी नहीं बताया कि इस गाने का अगला मतलब क्या है। अगर ये राष्ट्रीय अधिवेशन है तो हमें पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर के चलना होगा। मैं पिछले 35 सालों से दिल्ली में हूँ और दिल्ली के समता बुद्ध विहार की मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हैं, प्रकाश जांबुडकर जी मुझे साथ लेकर के आए हैं यहाँ तक के। तो जैसे कि कहा गया है, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी। जिसके हाथ में झूले की रस्सी है, जो एक इंसान बनाती है, वो जग का उद्धार करती है, वो विश्व का निर्माण करती है, वो विश्व को आगे बढ़ाती है। तो ऐसे ही विश्व को उद्धार देने के लिए जितने पुरुष यहाँ खड़े हैं, उतनी महिलाएं नहीं हैं। और विहारों तक के भी जाने के लिए जितने पुरुष जाते हैं, उतनी महिलाएं भी नहीं जाती है। मैं समता बुद्ध विहार की एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते मेरे हस्बैंड मुझे हर संडे विहार लेकर के जाते हैं, और वहां भी पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। और हम बार बार बोलते हैं कि महिलाओं को साथ लेके आइए, महिलाओं को साथ। तो सभी बोलेंगे उसको कपड़े धोने थे, उसको खाना बनाना था, उसको कोई और जाना था, कहीं और जाना था। बट हम 7 दिन सारे काम करें, एक दिन बुद्ध विहार के लिए जरूर निकालें, और सभी लोग निकालें। मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे, एक हफ्ते के अंदर अगर हम एक दिन अपने विहार को नहीं दे सकते तो हम कौन से दिन देंगे? काम तो रोज के ही होते हैं। बहरहाल हम कम से कम 4-4,500 लोग मराठी लोग हैं समता दिल्ली में, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ सभी ने बोला है, अभी तक के वक्ताओं ने, कि क्या करना चाहिए महिलाओं ने। और दिल्ली में रहने वाली महाराष्ट्रियन महिलाएं क्या कर रही है, मैं अभी ये बताती हूँ। हम रमाई ग्रुप चलाते हैं और महीने की एक मीटिंग लेते हैं, और जस्ट लाइक किटी जो होती है, ऐसे सब लोग मिलकर के खाना खाते हैं। किसका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोई सर्विस में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, किसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, किसको कहाँ कमी पड़ रही है, हम कलेक्शन करके उस बच्चे को आगे भी बढ़ाते हैं। एक सावित्रीच्या लेकी, ऐसा हम एक धम्म ग्रुप चलाते हैं, उसमें भी हम यही काम करते हैं। गरीब बच्चों को, थोड़ा सा जो बैकवर्ड है, फाइनेंशियली वीक है, ऐसे बच्चों को हम आगे लेकर के आते हैं। एक हमारा और महिलाओं का ग्रुप चलता है, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन, वो भी चलाते हैं, और वो एक अलग ग्रुप है जो महाराष्ट्रियन महिलाएं इसको आगे लेकर के जा रही है। समता बुद्ध विहार में हर संडे धम्म पद का वाचन होता है, और उसका अर्थ क्या है, ये एक व्यक्ति समझा करके बताता है, कि सभी लोगों को धम्म का अर्थ नहीं समझता है। पीछे से सभी लोग नहीं समझ में आता है उनको, तो पहले धम्म पद का वाचन करते हैं और एक उसका अर्थ समझा करके बताता है, जो एक रेगुलर चलता है हमारा समता बुद्ध विहार में। उसके बाद में हम हर साल धम्म यात्रा निकलती है समता बुद्ध विहार से, जिसका कंट्रीब्यूशन करके एक साल में हम 10 दिन की धम्म यात्रा पर लेकर के जाते हैं। और 10 दिन की यात्रा में अनेक अलग अलग बुद्ध विहारों में उनका रहने का, खाने का हम रोक करके चलते हैं, और सारे धम्म तीर्थस्थल, बुद्ध के तीर्थस्थल, कौशाम्बी से लेकर के आखिरी हमारा होता है लखनऊ का
महापरिनिर्वाण जो अम्बेडकर पार्क होता है वहाँ हमारा समापन होता है। और हम ये एक वो चलाते हैं 9 नवंबर 2025 को धम्म का कार्य करने वाले भंते ज्ञानेश्वर जी का परिनिर्वाण हुआ है। उसके लिए समता बुद्ध विहार में एक बस करके लेकर के गए, पूरी बस भर के गई कुशीनगर, और 2 दिन तक का हमने वहाँ भंते ज्ञानेश्वर के सम्मान में हमने 2 दिन वहाँ बिताए हैं और उनका अंत्यस्थिति तक के हम वहाँ रहे। एक लाखन सिंह बौद्ध जी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गुना में। वो दोनों पैर से अपाहिज है, पर वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। 200 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी है, हम लोगों ने दान दिया है उनको, सभी लोगों ने, दिल्ली के जितने भी लोग हैं और भी दूसरे दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, एक ग्रुप बना हुआ है। 200 एकड़ में जमीन लेकर के वहाँ एक शिक्षा का केंद्र खुलने जा रहा है। गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, 2-4 क्लास शुरू भी हो गए हैं और वो एक नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में आगे आ रहा है। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में है वो। एक कमल सिंह जी है जिन्होंने 15 जनवरी 2023 को अपने खुद के पैसे से बुलंदशहर में एक बुद्ध विहार का निर्माण कराया है और हम सब लोग समता बुद्ध विहार से बस भर के ले गए और हमने उनके बुद्ध विहार की खुशी में हम शरीक होकर के उनका हौसला बढ़ाया है। हर साल नोएडा में भारतीय बौद्ध महासभा बौद्ध उसका आयोजन करती है और समता बुद्ध विहार से वहां भी बस भर के जाती है। इस बार 2 बसें भर के गई है। तो मैं 91 की मेरी ज्वाइनिंग है दिल्ली में और अभी तक के मैं जो 10 लोगों के साथ में बुद्ध विहार शुरू हुआ था, आज की डेट में 200 लोग हर संडे होते हैं। हर संडे ही खुलता है वो विहार क्योंकि सब कर्मचारी लोग जाते हैं वहाँ और महाराष्ट्र लोग का ज्यादा योगदान है वहाँ। वहाँ ऐसे एक डॉक्टर श्री सुधीर भास्कर जी है, वहाँ के सेक्रेटरी है और राष्ट्रपाल जी है, वो अध्यक्ष है। राजस्थान से श्याम भंडारी जी आते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं और उस विहार की दिल्ली में बहुत अच्छी मान्यता है कि ये विहार बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है करके और आगे भी करता रहेगा। और कुछ आगे बढ़ने के लिए जितनी कोशिश होगी करेंगे, दान भी देंगे। दान पारमिता सबसे बड़ा बुद्ध के धम्म में दान पारमिता को महत्व दिया है। तो हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिना दान के काम चलता भी नहीं है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जिसको भी जितना देना हो, अपनी क्षमता के अनुसार, मराठी में कहावत है, फूल नहीं तो फुलाची पाकड़ी, अपने अपने शक्ति के अनुसार धम्म को दान दीजिए, ऐसे महान कार्यों को दान दीजिए। और यही हमारा काम है कि अब हमने अपना कर लिया है, पे बैक टू सोसाइटी। अब पे बैक टू सोसाइटी करने का काम आ गया है। तो इन्हीं अपने 2 शब्दों के साथ सबका साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझा त्रिवार वंदन। और यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, इन्हें मेरा प्रणाम और यहाँ के सभी उपस्थित सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय भीम। आज का विषय है महिलाओं का बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण में महिलाओं की भूमिका क्या है। अभी फिलहाल देखा जाए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये बोल सकते हैं कि जो पुरुष प्रधान है उनके आगे महिलाएं अभी जा चुकी हैं। तो आज का विषय ये है कि मुझे लगता है कि बुद्ध विहार ये केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये धम्म, शिक्षा, नैतिकता और समानता
और सामाजिक जागरूकता का केंद्र होता है। सिर्फ विहारों में जाके पूजा वंदना नहीं हो सकती, यानी उसके लिए ही विहार नहीं है, तो वहाँ पे एक दूसरे की बातचीत होना जरूरी है और वो बातचीत की देवान घेवान एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। बुद्ध विहार संस्कृति का अर्थ यह है ऐसी जीवन पद्धति जो करुणा, प्रज्ञा, मैत्री और समानता के आधारित है। इस संस्कृति के निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भगवान बुद्ध के काल से ही भगवान बुद्ध ने उनके काल में ही महिलाओं को ज्यादा प्राधान्य दिया था। महिलाएं बुद्ध विहार में धम्म प्रवचन, बुद्ध वंदना, ध्यान और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भाग लेती है। वो बच्चों और युवाओं को बौद्ध संस्कार, करुणा, मैत्री और अहिंसा के मूल्य सिखाकर संस्कृति को आगे बढ़ाती है। आज के समय में महिलाएं बुद्ध विहार के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक समानता और नैतिक जीवन के संदेश को समाज तक पहुंचा रही है। धम्म वर्ग, बाल संस्कार शिविर, धम्म ज्ञान परीक्षा, ये सभी का आयोजन बुद्ध विहारों में किया जाता है और महिलाएं संचालन करती है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। महिलाएं बुद्ध विहारों में स्वास्थ्य शिविर, गरीबों की सहायता, सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक अभियानों का आयोजन करती है। महिलाएं परिवार और समाज दोनों स्तरों में बच्चों में धम्म, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना विकसित करती है, जिससे बुद्ध विहार संस्कृति मजबूत होती है। जैसे भगवान बुद्ध महिलाओं को भी संघ में स्थान देकर समानता का संदेश दिया था। उस टाइम भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में स्थान देकर समानता का संदेश दिया था। जैसे कि महाप्रजापति गौतमी को भिक्खुनी संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो आज महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रेरणा है। अभी महिलाएं बुद्ध विहारों के प्रबंध, निर्णय और नेतृत्व में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए भी ये धम्म और समानता के संदेश को समाज तक पहुंचा जा रही है। आज भी महिलाओं केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी है। वो अंधश्रद्धा, भेदभाव और लैंगिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाती है। बौद्ध विहारों में मैं खुद धम्म ज्ञान परीक्षा, पाली भाषा परीक्षा, छोटे छोटे बच्चों का ज्ञान शिविर अरेंज करती हूँ। मैं रामाई महिला संघ की अध्यक्ष हूँ। मैं पुणे से हूँ, वल्लेकरवाड़ी से। और विहारों में यही काम करना चाहिए, जो बच्चों से बच्चों तक पहुँचे, पुरुषों से पुरुषों तक पहुँचे और महिला से महिला तक पहुँचे। तो बुद्ध विहार इसके लिए ही होते हैं। आज भी बुद्ध संस्कृति के निर्माण, संरक्षण और विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो केवल सहभागी नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहक, समाज की परिवर्तक और प्रेरक शक्ति है। नमो बुद्धाय, जय देव। महिलाओं के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए जिन जिन महामानवों ने, महानायकों ने त्यागार्पण किया है और हमें आज जहाँ खड़ा किया है, उन सभी मानवों को मैं दीवार वंदन करती हूँ। और हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जो भिक्षुगण है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, वंदामी भंती जी। और आज के इस कार्यक्रम में, यानी इस अधिवेशन में आप सभी जो पधारे हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे नागपुर की आन बान शान जो है, जो हमारे अशोक सरस्वती जी, उनके लिए तालियां गूंज जानी चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज का ये चौथा अधिवेशन जो हो रहा है, जो बुद्ध धम्म
केवल बिहारों तक नहीं, गांव तक नहीं, शहर तक नहीं, तो पूरे देश भर में फैलाने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे अशोक सरस्वती दादा, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे वक्त पर 5 मिनट बोलने का वक्त दिया है, वो सम्मान दिया है, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। विषय बहुत ही सराहना है, बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण में महिलाओं की भूमिका। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, महिलाओं की भूमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एंड वर्ड्स है ये, क्योंकि नारी की कोई जात नहीं, वो तो संसार का आधार है। नारी की कोई जात नहीं, वो तो संसार का आधार है। बरसों से जो सहने वाली, क्या वो लाचार नारी है? अरे तथागत बुद्ध के विज्ञान निष्ठ तत्वज्ञान को जानो और भारतीय संविधान की गरिमा को पहचानो, तभी तो बौद्ध विहार संस्कृति निर्माण करने हम जाएंगे और कर सकेंगे। इतना ही नहीं तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी विचारों की केवल विचार हमारे बुद्ध विहार तक ही नहीं तो घर तक, घर घर पहुंचाने का हमारा काम है। इसलिए महिलाओं की बहुत ज्यादा अहमियत है, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। 5 मिनट का वक्त है, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत से एग्जाम्पल देना चाहती थी। लेकिन एक बात है कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं पर बहुत विश्वास रखा था। बाबा साहब कहते हैं कि महिलाओं की मैं मेरे समाज की प्रगति मेरे महिलाओं के प्रगति के से मौजमाप करता हूँ। मैं थोड़ा इधर उधर हो सकती मराठी, आप समझ सकते हो, मैं उससे मौजमाप करता हूँ। उसकी जो महिलाएं की प्रगति जितनी है उतनी मेरी समाज की प्रगति होगी। इसलिए हमारे महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब ने दी है। उसके पहले तथागत गौतम बुद्ध ने, यानी हमारा पहला मुक्ति दिन होगा तो महाप्रजापति गौतम ने जहां पे अपना भिक्षु संघ निर्माण किया है, वो हमारा पहला मुक्ति दिन है महिलाओं का। उसके बाद तो फुले जी ने हमारे साथ हमारे महिलाओं के अस्तित्व लिए पढ़ाई का जो योगदान दिया है। और उसके बाद तो भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे स्त्री पुरुष समानता का संविधान में निर्देश किया है। इसलिए महिलाओं को अस्तित्व है, लेकिन महिलाओं को अस्तित्व पहचानना चाहिए, उसको उसके खुद से लड़ाई करनी है। दूसरे के ऊपर दोष देने की कोई जरूरत नहीं। ये मैं खुद मेरे अनुभव से बताती हूँ, क्योंकि तुमको यदि करना होगा तो अगले अपने घर में, अपने परिवार में क्या करना है ये वो महिला ने सोचना चाहिए। तभी वो ये जो बौद्ध संस्कृति है वो अपने बच्चों से, अपने घर से और पहले अपने आचरण से, क्योंकि पहले मराठी मध्ये म्हणतात आधी आचरा मग निचरा, आचरण करणार नाही आणि म्हणून आम्ही तुम्ही करा, त्याचा प्रभाव कधीच पडत नसतो। आणि म्हणून पहले हम आचरण करेंगे तभी हम हमारे बच्चों को, हमारे अवतीभवती के आजू बाजू के जो लोग हैं, हमारा विहार है, हमारा समाज है, वहां तक हम ले जा सकते हैं। और हम आचरण करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, अदरवाइज वो प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो कह दिया है, अभी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। हमें मालूम है हमारा व्यासपीठ नहीं है, मेरी सभी बहनें यहाँ पर बैठी है जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी है। ये हमारा प्रज्ञापीठ है, ये हमारा व्यासपीठ नहीं है। छोटे छोटे लफ्ज हमको डिलीट करना है हमारे डिक्शनरी से, ये भी हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति हमने जानना चाहिए। हम हमारे घर में, अभी मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे डॉक्टर जांबुले सर बैठे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से हम यहाँ तक आ गए आज, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच पर से। तो ये जो है हमारा संस्कृति निभाना है। संस्कृति ये बात नहीं है कि हम विहार में जाए, क्योंकि हम नौकरी वाले हैं, हम विहार में हर रविवार भी नहीं जा सकते, लेकिन उससे भी विहार न जाने के बाद भी हम विहारों जैसा काम समाज में कर सकते हैं। ये भी सब महिलाओं ने ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं मेरे घर की बताना चाहती हूँ। मेरे नाती का बर्थडे था तो हम हमारे होटल में जाते हैं, केक कटवाते हैं, हम कुछ बहुत एंजॉय करते हैं। बट मैंने इस बार सोचा जब तक हमें मेच्योरिटी नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन जब हमें धम्म समझने लगा तो वो धम्म का काम हमें हमारे घर से, हमारे आजू बाजू के लोगों तक लेके जाना चाहिए। इसलिए हमने अभी उसका बर्थडे था 21 फरवरी को, तो मैंने उसका बर्थडे केळझर के विहार में किया। वहां पे पूरे 70 शामनेर बच्चे हैं जो कि 34 से लेके तो 12वीं तक, और मैंने अपने बच्चों के हाथों से, वो बच्चा जो परोसता है, जो बच्चा देखता है, संस्कार किए नहीं जाते, संस्कार अपने आप होते हैं, अपने आचरण से होते हैं। वो बच्चा जब देख रहा था कि नहीं ये 70 सामने
कहाँ से, कोई गांव से, कोई शहर से आए हैं, वो जो वो देखता है तो उसके दिमाग में वो कुछ ना कुछ तो रहता है, क्योंकि बचपन के संस्कार बहुत जल्दी मिटते नहीं। दूसरी बात, मेरा 2.5 साल का पोता है, उसके हाथ से मैंने पूरे शामना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का किताब जो है, वो किताब मैंने सबको दिया है, उसके हाथ से दिया है। तो ये जो संस्कार है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध विहार संस्कृति में महिलाओं की भूमिका, ये बुद्ध विहार संस्कृति में महिलाओं की भूमिका जब घर से चालू करेगी तो वो बुद्ध विहार तक जाएगी, समाज तक जाएगी, और ये बहुत जरूरी है। इस तरह का बुद्ध धर्म का तत्व ज्ञान हमें पालने की जरूरत है, पहले खुद में अंतर्यामी करने की जरूरत है, तभी हम बाहर कर सकते हैं। इसलिए मैं जाते जाते यही बोलूंगी, क्योंकि जो हमारा तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान किसी ने तो भी बोला है, उद्घाटन सत्र बहुत ही सराहना हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, और बहुत से लोगों ने हिंदी में बात की है, 1-2 लोग छोड़े तो बहुत से लोगों ने हिंदी में बात की है। तो ये जो हमारा कारवा है, जो आगे आगे बढ़ते जाने वाला है, ये बुद्ध का तत्वज्ञान है। तो ये तत्वज्ञान लोगों तक जाने के लिए ऐसी सेमिनार, ऐसे अधिवेशन होना जरूरी है। और किसी ने बोला है कि आप, बहुत लोगों ने बोला है कि आप अकेले सिंगल पर्सन आए हो आदमी लोग। मैं बोलती हूँ कि नहीं, बाबा साहब ने बोला था, हम नहीं बोलते, बाबा साहब ने बोला था हर पुरुष ने अपने पत्नी को लेकर जाना चाहिए कोई भी कार्यक्रम में। तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने पत्नी को लेकर आने की। दूसरी बात, अभी तो और ज्यादा परिवर्तन हुआ है, मैं खुद से अनुभव से बताती हूँ। अभी एक दिन पूरण मेश्राम साहब बोल रहे थे, अशोक सरस्वती, हमारा 1942 का प्रोग्राम था कि महिलाओं ने वही डॉक्टर बाबा साहब का उन्होंने सेंटेंस बोला था, तो मैंने बोली अभी तो इतना परिवर्तन हुआ है, अभी आदमी को अपनी वाइफ को लेके आने की जरूरत नहीं, हम वाइफ लोग हमारे आदमी को लेके आते हैं अभी। तो ये परिवर्तन हमें करना चाहिए, तो मैंने किया है, इसलिए मैं ठाम के बताती हूँ कि ये परिवर्तन हमें करना चाहिए। तो इस तरह का परिवर्तन यदि हम कर सकते हैं, हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत विश्वास था, ये करना जरूरी है। आप सभी इस पर ध्यान दोगे, ऐसा ही कहकर मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि हमारा बुद्ध का तत्व ज्ञान कोई नहीं मिटा सकता। कितने बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने हमें फिर से वो प्रदान किया है, तो अभी वो मिटना नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। बौद्ध है कोहिनूर जगत का, बौद्ध है कोहिनूर जगत का, खो न जाए संभालो उसे, रत्न ये अनमोल निराले दिल के पास रखो इसे, रत्न ये अनमोल निराले दिल के पास रखो इसे। धन्यवाद। जय बुद्ध, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, और इन्हीं विचारधारों में जो महामानव महामाताएं, इन सबको मैं पहले इन सब का स्मरण करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज इस बहुत बड़े सांस्कृतिक समारोह में जो उपस्थित है, वो हमारे भिक्षुगण को मैं वंदन करती हूँ। यहाँ मंच पर हमारी बहना है, सोशल मूवमेंट में जो सहभाग देती है, बहुत बड़ा काम है इनका जिन्होंने आयोजन किया है, वो हमारे बंधु अशोक सरस्वती जी। मैं उनको मेरे बड़े जेठ मानती हूँ, मेरे हस्बैंड और उन्होंने साथ में काम किया है। दिगंबर हजारे साहब जी है इधर, उनको साथ देने वाले, ये बहुत बड़ी त्याग के साथ काम करने वाली ये बहुत बड़ी टीम है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। मेरे सामने भी बहुत सारे सम्माननीय कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारी अंजलि जी सालवे ताई है इधर, जो राजनीति में काम करते हुए भी अपने जो मूल्य है, वो मूल्य कैसे संभाल के काम करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है, मूर्तिमंत उदाहरण। वो हमारी अंजलि ताई सालवे जी है इधर सामने बैठे हैं। मेरे सामने रामटेके सर जी है और उनकी सहचारिणी
जो मेरी सहकारी रही है काम में और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सिंधुताई रामटेके जी, किरण सोनावणे जी बैठे हैं सामने, शुक्राचार्य गायकवाड़ जी है, भालेराव जी है और बहुत सारे नाम हैं, रोहिणी ताई है, बहुत सारे जन है। ये अगर नाम नहीं लेती हूँ फिर भी आप समझना कि आप सबके बारे में मेरे मन में बहुत सारा सम्मान है। तो ये इतना बड़ा सभागृह भरा हुआ दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, बुद्ध विहार समन्वय समिति का, बुद्ध विहारों का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन, चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन और इतने बड़े स्वरूप में सरस्वती जी मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। बहुत टाइम लगता है नहीं तो इतने ज्यादा लोगों के पास पहुंचने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत कम समय में पूरे राष्ट्र में ये विचार फैलाया है। अभी जो हमें आपने सुना कि ये जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहना है, इन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी, एक से 101 बढ़िया काम करने वाली है और इनके सत्र का अध्यक्ष पद मुझे सौंपा गया। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो धम्म से हम क्या सीखते हैं, तो यही हम सीखते हैं कि मान अपमान की बातों से बियॉन्ड हमने सोचना चाहिए। तो यही मैं अचानक ये अध्यक्षता ये निभा रही हूँ क्योंकि नियोजित अध्यक्षता हेमलता माहेश्वरी जी थी, वो अभी आई नहीं है, इसलिए सरस्वती जी ने मुझे विनती की, मुझे बताया, विनती भी नहीं बोलूंगी मैं हक से बताया मुझे कि भाभी बोलते हैं वो मुझे, भाभी अभी आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। मैं बोली ठीक है। ये ठीक है क्यों बताती मैं कि यहाँ एक आपको संदेश देना है कि धम्म का संदेश कौन सा है। बिहार निर्माण की बात हम बोल रहे हैं, तो वहां हमने क्या सीखना चाहिए। तो ये जो एक उसे क्या बोलेंगे हम कि एक हमारा परिवार है, मोमेंट को मैं हमेशा परिवार बोलती हूँ। ये जो परिवार है, ये परिवार में हमारी एक जिम्मेदारी होती है, वो मेन जिम्मेदारी ऐसी है कि जिधर किधर कमी दिखाई देती है, जिधर इधर जिम्मेदारी मुझे निभानी है, ऐसा जिधर जिधर लगता है उधर हमने वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना चाहिए। उधर मान सम्मान की बातें दूर रख के हमने उधर आना चाहिए। ये बात बताने के लिए मैं अभी ये बता रही हूँ। मैं इधर अध्यक्षता स्वीकारने के लिए हाँ बोली तो बड़ी बात नहीं है। वो एक बुद्ध का जो मूल्य है, वो मूल्य का एक पहचान कराने के लिए मैंने ये बात आपको बताई। तो आज यहाँ एक मध्य प्रदेश से बहना आई, बहुत सारी बातें बताई इन्होंने। एक 5-7 मिनट में मैं मेरी बात रखती हूँ आपके सामने, लेकिन इन्होंने जो इतनी महत्वपूर्ण बातें बनाई वो मुझे दोहरानी ही चाहिए और उनका एक सूत्र लेके मैं मेरी बात आगे 5 मिनट में आपके सामने रखूंगी। तो मध्य प्रदेश की हमारी बहना है, उन्होंने हमें बताया कि हमारे स्त्रियों के ऊपर दुहेरी जिम्मेदारी है। बुद्ध धम्म के प्रति लोग आकर्षित होंगे तभी देश की उन्नति होगी या देश को वैभव प्राप्त होगा। बहुत अच्छी तरह से ये मैडम ने अपनी बात बताई, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। उनका जो तरीका भी था भाषण करने का बहुत अच्छा था। देन अनुप्रिया हमारी जो है, ये हमारी लड़की है, मोमेंट की मेरी बेटी है ऐसी मैं मानती हूँ उनको, बहुत क्लेवर है।
उन्होंने भी बताया कि स्त्री की ताकत के बारे में उन्होंने बताया, प्राचीन संस्कृति का उदाहरण देके अपनी बात इधर रखी। बौद्ध महिला की अलग पहचान होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। फिर एडवोकेट नीता गंगावणे, उन्होंने एक रियलिटी बताई कि घर के काम खत्म नहीं होते, हमारे यूपी से आई हुई है ये, तो सही बात बताइए। इधर महाराष्ट्र में हमें इतना समझ में नहीं आता, लेकिन यूपी बिहार में स्त्रियों को अभी मनुवादी विचारों से स्त्रियों को ट्रीट किया जाता है। हिंदी बोलते समय बीच में एक वर्ड नहीं याद आते तो बीच में इंग्लिश मराठी में बता दूंगी। तो स्त्रियों को इसी तरह उधर ट्रीट किया जाता है मनुस्मृति के नियमों के अनुसार। महाराष्ट्र में हम इतना नहीं सहते। अभी मैं भी मेरे घर का कामकाज वैसे ही रख के चली आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय का कप दिया हाथ में, तो ये महाराष्ट्र में ये बातें हैं। लेकिन यूपी में वगैरह आश्चर्य लगता होगा आपको, ऐसा किधर नहीं होता। आप बाहर भी आते हैं तो घर का सब कामकाज करो और वैसे ही कुछ भी नहीं खाते हुए चली जाओ। लेकिन महाराष्ट्र में इतना नहीं होता। ये भी है महाराष्ट्र में कि मोमेंट में काम करने वाले लोग उनके घरों में ही ये चित्र दिखता है। तो मेरे हस्बैंड मोमेंट में काम करने वाले एक सच्चे कार्य करता है, इसलिए ये चित्र मेरे घर में दिखता है। तो सबके घर में ऐसा चित्र दिखना चाहिए, ये भी मैं बात इसके साथ में बोल देती हूँ। उसके बाद इधर छायाताई दोड़े, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जागरूकता होनी चाहिए, बुद्ध पढ़ना चाहिए, बिहारों का अच्छा मॉडल बिहारों को बनाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने छायाताई। शीलाताई जांभूळकर दिल्ली से आई हैं, उन्होंने भी बताया है कि राष्ट्रीय अधिवेशन है तो राष्ट्र को साथ लेके चलना है। मुझे लगता है आज पूरा राष्ट्र अगर इधर दिखाई नहीं दे, व्यावहारिक भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत सारे प्रतिनिधि हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक रंजना भागवत जो पुणे से आई है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इधर रखी है कि जो स्त्रियों को संस्कृति की वाहक बताया है, वो जो हमेशा हम सैद्धांतिक लेवल से जब बताते हैं तब यही बात हम बताते हैं और यही समझ लेनी चाहिए हमें। वीणा राव है, डॉक्टर वीणा राव नागपुर के, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात यहाँ बताई कि महिलाओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। महिलाओं की प्रगति पर समाज की प्रगति गिनी जाती है। ये बाबा साहब का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस उन्होंने बताया हमें और यही एक अपनी अपेक्षा व्यक्त की है। तो इसी तरह संस्कार आचरण से कैसे होते हैं ये भी उदाहरण ये हमारे बहना ने हमें बताया। अभी ये जो हमारी बहना ने ये सब बातें बताई, खुद के अनुभव के ऊपर बताई, इसका मैं एक सूत्र लेके एकदम थोड़ी समय में मेरी बात रखना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 1927 में आम्बेडकरी स्त्री मूवमेंट की शुरुआत की, मैं ऐसा मानती हूँ। यानी अभी इधर हमारे महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति के 50 साल ये मनाए गए, लेकिन तभी से मेरे मुंह में यही बात थी कि स्त्री मुक्ति के 50 साल होने दो। जागतिक स्त्री मुक्ति जो है 1975 में जो शुरू हुई उसके 50 साल हुए और बड़ी धूमधाम से ये इधर महाराष्ट्र में उसका समारोह हुआ। मैं भी गई थी। परिवर्तनवादी विचार जिधर जिधर बताए जाते हैं उधर हमने जाना चाहिए, उपस्थिति हमारी होनी चाहिए। लेकिन उसी समय मैं ये बात हमारी बहनाओं को बताती थी, अभी भी बताती हूँ कि हमारी जो मूवमेंट है, स्त्री मुक्ति की मूवमेंट, अम्बेडकरी स्त्रियों की मूवमेंट, ये मूवमेंट को 50 सालों से ज्यादा साल हुए हैं। तो 100 साल हुए हैं। हमारी अम्बेडकरी स्त्री मुक्ति मूवमेंट जो है उसको 100 साल हुए हैं और अभी 2027 में हमने वो 100 साल बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत धूमधाम से मनाने चाहिए। अंजलि ताई, हमने ये ध्यान रखना चाहिए और मैं हमारे सब बहनों को बताती हूँ।
तो कैसे इकट्ठा आना, क्या कैसे काम करना हम सोचेंगे। अभी मैंने अनुप्रिया को धीरे से बताया कि एक ये लो नोटबुक लो और इधर सबके फोन नंबर ले लो। हमने सबके फोन नंबर लिए हैं, हम सब इकट्ठा मिलकर ये कैसा करेंगे सोचेंगे। तो ये क्यों लोगों को हमें बताना है, पूरे भारत को हमें बताना है कि भारत की जो स्त्री मुक्ति की मूवमेंट शुरू हुई वो तो बुद्ध से शुरू हुई, महाप्रजापति से शुरू हुई। अभी भी एक हमारे बहना ने ये बात बताई कि महाप्रजापति ने जब भी बुद्ध के पास जाके, वो एक्चुअली सत्याग्रह था, वो पहला सत्याग्रह पूरे दुनिया में महाप्रजापति ने किया हुआ, कि उन्होंने जो मांग की कि पुरुषों के बराबरी में हमें भी ये हक मिलना चाहिए भिक्षुणी संघ स्थापन करने का। और बुद्ध पहले व्यावहारिक कारण देके परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन महाप्रजापति ने ठान लिया कि नहीं, हमें ये परमिशन चाहिए ही। और जब तक ये परमिशन मिलती नहीं तब तक वो बुद्ध के पास जाती रही और तीसरे टाइम जब तक परमिशन मिलती नहीं तब तक वहीं से वो हिली नहीं। पहला लॉन्ग मार्च जो है अपनी मांग के लिए लॉन्ग मार्च करना, वो महाप्रजापति ने पूरे दुनिया में महाप्रजापति का लॉन्ग मार्च है। और अपने मांग के लिए ये अच्छे तरह से अच्छे मार्ग से, संवैधानिक मार्ग जिसको हम बोलते हैं, तो अच्छे मार्ग से अपनी मांगे पूरी कर लेना, जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं, वो सत्याग्रह भी दुनिया में पहला महाप्रजापति ने किया है। तो ये हमारा पहला स्त्री मुक्ति का पहला आंदोलन ये है। और उसके बाद आधुनिक युग में स्त्री मुक्ति का अगर पहला आंदोलन हुआ है एक सब स्त्रियों को लेके, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में 25 दिसंबर 1927 में किया है। वहां बहुत सारे महिलाएं थी। उसके पहले हम सत्यशोधक मूवमेंट का भी नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का जो आम्बेडकरी मूवमेंट है वो 1927 से शुरू हुआ है, 25 दिसंबर 1927 से। अभी ये मूवमेंट से हमें क्या सीख मिली है, क्या बताया है? तो एक दो जो घटना है, एक हमारी बहना ने भी अभी बोली कि मनुस्मृति का दहन करना, और मनुस्मृति में जो स्त्रियों को या इंसान को, स्त्रियों के बारे में बोलते हैं हम लोग, इसलिए मैं स्त्रियों के बारे में बताती हूँ कि स्त्रियों को जो अधिकार नकारे थे मनुस्मृति में, इसलिए वो मनुस्मृति को जलाया। और उसके बाद उसका जो दूसरा एक क्या पड़ाव या टप्पा हम मराठी में बोलते हैं, तो उसका दूसरा पड़ाव या उसका परिणाम, उसकी मंजिल, ये मंजिल जो है ये है संविधान का निर्माण। संविधान में हमने मनुस्मृति ने जो नाकारा वो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है। ये संविधान में जो हक दिए हैं, वो संविधान में जो मूल्य दी है, वो संविधान के मूल्यों की पहचान, या उसको हम बोलेंगे कि संविधान संस्कृति। मैं उसको संविधान संस्कृति ऐसा वर्ड यूज करती हूँ। तो ये जो संविधान संस्कृति है, ये संविधान संस्कृति में जो मूल्य है, संविधान में जो मूल्य है, ये मूल्य हम देखेंगे जैसे समता है, बंधुता है, विज्ञान निष्ठा है, लोकशाही है, धर्मनिरपेक्षता है। ये जो मूल्य है संविधान के, ये मूल्य हम देखेंगे तो उसका नाता हमें बौद्ध संस्कृति में दिखाई देता है। बौद्ध धर्म में हमारा उसका एक ये नाता हमें दिखता है। यानी धम्म संस्कृति और संविधान संस्कृति ये दो अलग है ही नहीं। धम्म संस्कृति का प्रतिबिंब संविधान संस्कृति में है, और संविधान संस्कृति यानी दूसरा कुछ भी नहीं है। संविधान संस्कृति का मतलब ही है धम्म संस्कृति। मेरा तो सैद्धांतिक बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, अभी उसके ऊपर मेरा भाषण भी हुआ था। अभी इसके ऊपर हमें बोलना नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन उसको लेके मैं आगे आती हूँ कंक्लूजन में कि हमने क्या करना चाहिए ये लेके कि धम्म की जो संस्कृति है, बुद्ध ने जो बुद्ध धम्म के नाम से बुद्ध धम्म की जो मूल्य है, ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें उसकी पहचान करा दी, तो ये जो मूल्य है, ये मूल्य हमें विहारों का निर्माण करके बच्चों तक पहुंचानी चाहिए।
और विहारों का निर्माण, यानी विहार ये मुख्य केंद्र है धम्म संस्कृति। और मैं आगे जाके बोलती कि संविधान संस्कृति का भी निर्माण करने के लिए, सामाजिक स्तर पर उसका निर्माण होने के लिए, सामाजिक स्तर पर वो फैलने चाहिए ये संस्कृति के मूल्य। इसलिए उसका जो मुख्य केंद्र है वो मुख्य केंद्र विहार है, ऐसा मैं मानती हूँ। और विहार का निर्माण करना वो स्त्रियों के हाथ में भी है, पुरुष भी है, लेकिन स्त्रियों के हाथ में भी है। कैसा है स्त्रियों के हाथ में? मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं हमेशा, हम बोलते हैं कि हमारे बहना ने भी अभी बताया कि संस्कृति का वाहक है स्त्रियां। मैं उसे हमेशा सांस्कृतिक सत्ता ऐसा वर्ड यूज करती हूँ कि सांस्कृतिक सत्ता जो है ना, ये सांस्कृतिक सत्ता हमेशा स्त्री के हाथ में रहती है। और सांस्कृतिक सत्ता ये सब सत्ता का एक प्रमुख ये है, यानी मुख्य सत्ता जो है, सब सत्ता हासिल करने के लिए शुरू में जो चाहिए, मुख्य सत्ता चाहिए, वो सांस्कृतिक सत्ता चाहिए। इसलिए अभी हम देखते हैं, अभी ये विषय नहीं है लेकिन एक वाक्य में मैं बताती हूँ कि अभी ये राजसत्ता है, ये जो राजसत्ता हाथ में लिए हुए हमें दिखती है, अभी ये राजसत्ता हाथ में लेने के लिए उनको 30-40 साल पहले उन्होंने सांस्कृतिक सत्ता प्रस्थापित करने के लिए कदम उठाए थे। ये हमारे ध्यान में नहीं आते ये बातें, लेकिन ये सच है। तो अभी हमने भी जो हमें राजसत्ता, 2 बातें बताई, एक हमारे बहना ने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 बातें बताई थी, उसमें से राजसत्ता हमें हासिल करनी है। लेकिन राजसत्ता अगर हमें हासिल करनी है तो उसका जो मार्ग है वो सांस्कृतिक सत्ता के यहाँ जाता है। इसलिए ये सांस्कृतिक सत्ता हमें हासिल करनी है, और सांस्कृतिक सत्ता हासिल करने के लिए स्त्रियों के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए। 1 मिनट में मैं मेरी बात अभी खत्म करती हूँ। इसका एक मैं उदाहरण अभी देती हूँ कि इसका निर्माण कैसा होता है। विहारों का निर्माण करने के लिए स्त्रियां, अब हमारी बहनें कैसे अपना एक अपना पार्टिसिपेशन ये कैसा होता है, इसका एक उदाहरण हमने अभी एक अम्बेडकरी आई करके एक ग्रंथ लिखा था, और उसने हमारे ये सामने बैठी है हमारी सिंधु ताई रामटेके, मेरी सहेली है, उनकी माँ ने उनको कैसे पढ़ा के लिखा के उनको किस तरह एक काबिल पर्सन बनाया। स्त्री ऐसा नहीं, पर्सन शब्द प्रयोग में यूज करती हूँ, उनको एक काबिल पर्सन बनाया। तो ऐसे स्त्रियों का मैंने एक ये लिखा, एक मंगाया था राइटिंग, उनमें हमारे अंजलि ताई सालवे भी है, और 42 लेडीज का एक बहुत बड़ा ग्रंथ अम्बेडकर आई करके आया है। तो सिंधु ताई रामटेके के राइटिंग में कि जो बहुत लोगों को अच्छी लगती है, अच्छा लगता है वो आर्टिकल, उसमें उन्होंने, उनकी जो मम्मी है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, लेकिन वो मम्मी को मालूम पड़ा था बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट के जो कालावधि है वो कालावधि के है वो, तो उनको मालूम पड़ा था कि अगर हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए तो हमारे गांव में विहार निर्माण करना चाहिए। और विहार निर्माण का तभी तो इतने पैसे नहीं थे, नौकरियां नहीं थी, तो क्या किया उन्होंने कि गांव में एक मुट्ठी इसका आटा कलेक्ट किया, इकट्ठा किया वो आटा, और आटा बेच के पैसा जमा किया और विहार का निर्माण किया इतने उन्होंने। कितनी बड़ी बात है ये कि सिंधु ताई रामटेके की मम्मी, उनकी माँ तभी के जमाने की, तो मेरी माँ ने तो घर में बुद्ध और बाबा साहब की फोटो रखी थी। वो अनपढ़ थे, उनको ये बौद्ध तत्व ज्ञान वगैरह कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इमोशनली वो बाबा साहब ने जो बताया वो हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म हमें दिया है, बाबा साहब ने बताया कि बुद्ध धम्म का आचरण घर में होना चाहिए, तो चलो उन्होंने इमोशनल लेवल से अटैच हो गई वो भावना से, और उन्होंने अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में किसी तरह बुद्ध धम्म का आचरण करने के लिए हमने काम करना चाहिए, ये उनके ध्यान में था। और अभी हम तो सब पढ़े लिखे हैं, अभी हम क्या करते हैं वो बताने का ये टाइम नहीं है, लेकिन हम नवरात्र में भी नाचते हैं, नौ रंगों की साड़ियां भी पहनती है, हम गणपति के यहाँ भी जाते हैं, और क्या क्या करते हैं ये मालूम है हमें। या किचन में हम कुछ देवी देवताओं का फोटो रख के वहां भी पूजा करते हैं, ये भी हमें मालूम है। तो बात ये है कि ये जो संस्कृति है हमारी कि बौद्ध संस्कृति, ये बौद्ध संस्कृति बिहार से शुरू होती है,
अपने अपने घरों से शुरू होती है और घर घर में ये संस्कृति फैलाने का काम बिहार में जो शुरू होता है, ये बिहार अपना केंद्र है। बिहार यानी सिर्फ इतना ही केंद्र नहीं, वो भी बात मैं बताती हूँ, थोड़ा बुरा नहीं मानना, कि बौद्ध संस्कृति का मतलब क्या है। बौद्ध संस्कृति का मतलब यानी खाली मंत्र का पठन जैसा होता है वैसा त्रिचरण पंचशील का पठन करो, बुद्ध और धम्म का पठन करो, परित्राण पाठ ले लो, व्हाइट मंगलसूत्र पहनो, ये बुद्ध धम्म नहीं होता। अगर इसी तरह से हम बुद्ध धम्म का सिर्फ आचरण सीमित रखें तो इसका मतलब हम दूसरे धम्म से लेके ये धर्म का है, यानी इसको मैं धर्म संस्कृति ऐसा वर्ड यूज करती हूँ। तो हमें जो ये बौद्ध धम्म है, विहारों से हमें सिखाने वाला जो बौद्ध धम्म है, वो विहारों से बच्चों को सिखाया जाने वाला बौद्ध धम्म ये मूल्यों का होना चाहिए। और ये जो मूल्य है, जो संविधान में बताए हुए मूल्य जो धम्म में है, उसमें समता है, उसमें बंधुता है, उसमें लोकशाही मूल्य है। छोटे बच्चों का भी आदर करो, उसकी भी बात मानो, घर में स्पेशली होना चाहिए। ये है विज्ञानवाद, है अंधश्रद्धा से कंप्लीटली मुक्ति। ये जो मूल्य है, ये मूल्य किसी कथा के आधार से बताओ, गानों के आधार से बताओ, किधर डांस नृत्य के आधार से बताओ बच्चों को। मैंने खुद ये काम किए हैं। तो इसी तरह से हमें ये मंदिरों में लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमारा मंदिर मुझे बहुत बड़ा महंगा बुद्ध की मूर्ति इतना सीमित नहीं। मैं बोलती बुद्ध की मूर्ति छोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन लाइब्रेरी बड़ी हो। अशोक सरस्वती जी की ये बातें हमने ये संस्कृत अपना विहारों का जो निर्माण है तो ये होने चाहिए। अभी मैंने एक बोली है, किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये अपना अनुप्रिया, कि एक एक जो प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं हम आम्बेडकर स्त्री संगठन का, एक हमारा ये है कि प्रोजेक्ट हाथ में लेना, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो उसमें ये एक डॉक्यूमेंटेशन की बात बताती, अभी जाहिर तरीके से बोल रही हूँ, कोई जिम्मेदारी लेता है तो ले लीजिए, कि जो बिहार है वो बिहार संस्कृति करके एक प्रोजेक्ट ले लो, गांव गांव में घूमो, बिहार कैसे बने हैं उसकी हिस्ट्री ले लो, और ये बिहार अभी चलते कैसे है उसकी भी हिस्ट्री ले लो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेती के काम करने वाले मेरे मायके में जो बिहार बना है तो खेती में मजदूरी किए हुए मेरे बहनों ने भी पैसा दिया है, वो बिहार बना है। अभी वो जो बिहार बना है, वो बिहार में कौन क्या करता है? बच्चे लोग उधर जाके पत्ते तो नहीं खेलते, बच्चे लोग उधर जाते खेलते तो नहीं, उधर जाके कोई भिक्खू कब्जा तो नहीं करता कि ये बिहार मेरा है, अभी ऐसा करके कब्जा तो नहीं करता। हमने क्या उनके निवास के लिए, भिक्खुगण है यहाँ, बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अनुभव की बात बोल रही हूँ। कई कई विहार निर्माण होते हैं, भिक्खु वहां जाके वहां कब्जा करते हैं और वहां बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलती, या भिक्खु जी के मर्जी के अनुसार उधर एंट्री मिलती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा बिहार यानी हमारा क्या पुरोहित के हाथ में दिया हुआ मंदिर नहीं है, ये हमारा बिहार है। ये बिहार सबके लिए खुला होना चाहिए, बच्चों के लिए स्पेशली, और बच्चों को ये बिहार में ये जो मूल्य है, समता, बंधुता, लोकशाही मूल्य है, विज्ञान निष्ठा ये मूल्य है, ये मूल्यों की सीख उन्हें देनी चाहिए। और इसी तरह ये जो बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये काम हमने करना चाहिए। और एक लास्ट मैं बताती हूँ, जो अभी तक बताया उसका ही सूत्र है कि सांस्कृतिक सत्ता ये मेन है, और सांस्कृतिक सत्ता हमेशा स्त्री के हाथ में है। क्योंकि घर में क्या करना है, बच्चों को संस्कार कौन से करने हैं, पूजा पाठ करने का संस्कार है या धम्म की मूल्य बताने का संस्कार है, ये माँ डिसीजन लेती है। यानी उधर पुरुषों का कुछ नहीं चलता, स्त्रियों का ही चलता है। तो इसलिए सांस्कृतिक सत्ता की प्रमुख, ये पूरी दुनिया में देखे तो सांस्कृतिक सत्ता की प्रमुख ये स्त्री होती है। इसलिए स्त्रियों ने, यानी स्त्री मुक्ति वाले हमेशा आर्थिक सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए ऐसे बोलते हैं। अरे सांस्कृतिक सत्ता आने के बाद सब अपने हाथ अपने आप आएगा, क्योंकि सांस्कृतिक सत्ता की मेन है। हाँ,
अपनी ये आर्थिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। सिर्फ सांस्कृतिक सत्ता अपने हाथ में ले लो और वो उसका सही तरीके से अपने घर में उसका बीज क्या बोलते उसे, बीज रो कि उसका बीज डालो। और हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो आगे की पीढ़ी कभी ऐसी नहीं बनेगी कि घर में खाना पकाया क्या, खाना पकाया नहीं तो अभी जाओ नहीं, ऐसी नहीं होगी। इसलिए ये स्त्रियों के हाथ में जो है ये करना चाहिए। हमारे अशोक सरस्वती जी ने ये जो बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का हाथ काम में लिया है, तो उनके लिए एक्चुअली उनके साथ में काम करने वाली कोई लेडी चाहिए थी। मुझे भी उन्होंने बताया था, मुझे याद है उल्लासनगर में, लेकिन मेरी भी एक मर्यादा है ऐसी कि मैं राइटिंग करती हूँ और प्रबोधन करने के लिए इधर उधर घूमती रहती हूँ। सिंधुताई रामटेके, अंजलि ताई साळवे को वगैरह मालूम है। तो क्या होता, एक साथ सब काम हाथ में लिए तो एक भी काम ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने एक मेरी मर्यादा रखी है कि मैं राइटिंग की कैपेसिटी है मुझ में, तो आगे के पीढ़ी के लिए जितना हो सके वैसा राइटिंग करके मैं रखूं, मैं और कुछ स्त्रियों को इकट्ठा करूं। ऐसा मेरा काम मैंने शुरू किया है और इनको ये जो बिहार संस्कृति के मूवमेंट के लिए, बिहार निर्माण की संस्कृति के मूवमेंट के लिए स्पेशली उसके लिए मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई तो वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अशोक भैया के साथ साथ कोई ऐसी भी हमारी महिलाएं होनी चाहिए। अभी तो ये दिखती है, लेकिन वो जिस तरह का काम करते हैं उसी तरीके का काम करने वाली कोई तो उनके साथ में चाहिए। मैं भी देखती हूँ अशोक जी, कोई मिले तो मैं सौंप देती हूँ ये मूवमेंट के लिए। हाँ, धन्यवाद और आपका सबका आभार मानती हूँ। जय संविधान।